नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन पेज की, तो वहीं पे चलते हैं सीधे। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है वो है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड, कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है, उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी है जानेंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर के। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड IHU वेरिएंट। देखो, वैसे तो इस वेरिएंट के बारे में 3 महीने पहले पता था, पर इसके केसेस अब फ्रांस में बढ़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में हाईलाइट हो गया, पर इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो IHU वेरिएंट ये फ्रांस में डिटेक्ट हुआ, जर्मनी में, UK में भी इसके थोड़े बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं, पर कंसर्न ज़्यादा नहीं है इससे, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन जितना वायलेंटली फैल रहा है उतना वायलेंटली ये IHU वेरिएंट नहीं फैल रहा है। IHU में भी लगभग 46 टाइप के म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन का मतलब इस वायरस ने भी अपने को 46 तरीके से चेंजेस कर लिए हैं खुद में। देखो, हम जो दूसरा आर्टिकल डिटेल में देखने वाले हैं वो है थेरानोस। थेरानोस केस क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या कल्चर है, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए लोग जो है वो बढ़ा चढ़ा करके बातें दिखाते हैं, किस तरीके से कि बोले कंपनी हमारी एकदम सुपर काम करने वाली है। जानेंगे इस मुद्दे को पूरा डिटेल में। देखते हैं अब डिटेल में दोनों आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है, क्या प्लान है। देखो, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसमें ये था कि जो 8 लाख रुपए का जो इनकम क्राइटेरिया है किसी भी फैमिली को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसिडर करने के लिए, वो 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया एक बार रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने के लिए मुद्दा पहुंचा, मतलब क्यों रिव्यू करने की बात हुई, इसके पीछे है कि मद्रास हाई कोर्ट में नीट को लेकर के नीट एडमिशन के तहत जो PG कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं वो, और साथ में नीट के अंडर में ही जो डेंटल के लिए जो कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 27% रिजर्वेशन दिया जाता है OBC को, और 10% EWS को दिया जा रहा है। तो बोला इस केस में दोनों के लिए जो इनकम लेवल है, क्योंकि OBC में क्या होता है, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि नॉन गवर्नमेंटल जो भी OBCs हैं, नॉन गवर्नमेंटल जॉब वाले जितने भी OBCs हैं, उनकी इनकम अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन लोगों को क्रीमी लेयर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब हो गया उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी यही बोला गया है कि 8 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है उनको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलोगे। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप एक चीज बताओ, क्या OBC और EWS दोनों एक ही तरीके के सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये कहा कि भाई एक बार हमें टाइम दो जिससे कि हम इस पूरे मुद्दे को एक बार रिव्यू कर सके। तो ऐसे में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कब, नवंबर 30 को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसमें यह था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कैसे डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कैसे उनकी डेफिनेशन हमें रिव्यू करनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात हम करते हैं, तो ऐसे में कमेटी जो है उसमें 3 मेंबर्स थे। 3 मेंबर्स कौन कौन, अजय भूषण पांडे जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, दूसरे VK मल्होत्रा जो कि ICSSR के मेंबर सेक्रेटरी हैं, और तीसरे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संजीव सान्याल। इन तीनों की मेंबरशिप में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और लगभग 8 मीटिंग्स हुई इस कमेटी की 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, और अब अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। अब सवाल ये है कि ये कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसको देखो मैंने बातों बातों में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि EWS के लिए जो 8 लाख रुपए की जो क्राइटेरिया आपने फिक्स कर रखी है कि एनुअल इनकम चाहे सोर्स कुछ भी हो, उससे अगर देखें तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये क्या आर्बिट्रेरी नहीं लगता आपको कि एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट EWS कैटेगरी के लिए भी 8 लाख रुपए की कैटेगरी वो लिमिट सेट कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ OBCs के रिजर्वेशन को फाइनलाइज करने में भी आपने एक बार
कैटेगराइजेशन में ये 8 लाख रुपए पर एनम की जो इनकम है उसको सेट कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी बातचीत कही और फिर बाद में ये फाइनल हुआ कि क्यों ना एक बार इसको रिव्यू किया जाए। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो 8 लाख रुपए की इनकम है, इसमें जो इशू आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो ये कहा जा रहा है कि 8 लाख रुपए तक की इनकम जिन फैमिलीज़ की है उन फैमिलीज़ को इंक्लूड किया जाएगा ईडब्ल्यूएस में। जबकि ओबीसीज के लिए क्या 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 कहा जा रहा है कि ओबीसी फैमिलीज से बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो एक तरफ तो इंक्लूड करने की बात की जा रही है, एक तरफ एक्सक्लूड करने की। तो मुद्दा था ये, ठीक है। दूसरी तरफ ओबीसीज को जो क्रिमिलेयर कंसिडर किया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि सरकारी नौकरी है वो नहीं, उसके अलावा जो इनकम्स हैं उनमें देखा जाएगा कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा वो कमा रहे हैं या नहीं एनुअली। अब उसमें देखो सैलरीज भी आ गई, चाहे प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, कोई दूसरा और कोई काम कर रहे हो। और ये जो सर्टिफिकेशन जो इशू किया जाता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के नाम से होता है, ठीक है, जो तहसीलदार जो होते हैं उनके वहाँ से सर्टिफाई किया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है ना कि हाँ कौन रिजर्व कैटेगरी में आएगा कौन नहीं, इसमें ये देखा जाएगा कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी बेनिफिट उठाने के लिए फाइनेंशियल ईयर में जिसमें भी जा रहे हो उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आपकी फैमिली की स्टेटस थी, ठीक है। जैसे अभी आप 2021-22 में कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में आपकी जो डिटेल्स ली जाएगी वो देखी जाएगी 2021-22 का ना 2020-21 की आपकी डिटेल्स चेक की जाएगी कि 2020-21 में क्या आपकी फैमिली का इनकम स्टेटस था, ठीक है। तो देखो इसमें अभी जो रिकमेंडेशंस आई है पैनल की वो अगर देखें तो उसमें 70 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की गई है। अच्छा, अब ये रिजर्वेशन जो दिया गया है ना जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए देखो 2005 में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। उस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये प्रोविजन किए गए थे। अभी देखो 8 लाख रुपए की जो एनुअल इनकम है फैमिली की उसको तो एज इट इज रखने की बात कही है कमेटी ने। ये कहा कि भाई अभी जो चल रहा है ना 8 लाख का लेवल, इसको चेंज मत करो, कारण कि आप सेशन के बीच में अगर ये चेंजेस करोगे और वो भी एडमिशन के टाइम पे, तो जिन इंडिविजुअल्स की कैटेगरी अचानक से चेंज होगी कि कुछ एलिजिबल इल एलिजिबल हो गए, इस तरीके से मतलब इन एलिजिबल हो गए, मतलब एडमिशन हो रहा है पर आपने 8 लाख की जगह 6 लाख कर दिया, 8 लाख की जगह 9 लाख कर दिया, कुछ भी वेरिएशन अगर कर दिया तो बोला लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा लग जाएंगी। तो ऐसे में एक बार तो आप 8 लाख को 8 लाख ही रखो। इस चीज़ के लिए हम आगे फिर बाद में काम कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल 8 लाख का जो प्रोविज़न है इसको तो एज इट इज़ मेंटेन रखा है। दूसरा, कमेटी ने अपनी तरफ से मेंटेन रखा है स्टेटस को किस पे कि जो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अगर एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है किसी भी पर्सन या फैमिली के पास में, तो उस फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन को आप एक्सक्लूड कर सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इसको भी मेंटेन रखा है। 5 एकड़ वाली जो एग्रीकल्चर ज़मीन है, मतलब एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी अगर एरिया 5 एकड़ से ज़्यादा है या, ठीक है ना, तो इस 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा है तो उनको आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में मत डालो, ठीक है। तो ये दोनों तो प्रोविजन एज इट इज मेंटेन रखे हैं जो कि पहले से चलते आ रहे हैं। अब कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया वो देखो क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में डालने के लिए जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया रखा था ना, जैसे अगर 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट है या कहीं पर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है कोई नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी एरिया में जिसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है, या फिर जो नॉन म्यूनसिपल मतलब जो अदर म्यूनसिपैलिटी के अलावा अगर कहीं पे किसी के पास में 200 से ज़्यादा स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है जहाँ पर वो रहते हैं, तो बोला इस तरीके से रेजिडेंशियल क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो एक्सक्लूजन के प्रोविज़न कर रखे थे उनको हटा दो। तो कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि रेजिडेंशियल क्राइटेरिया जो है, रेजिडेंशियल एसेट्स का क्राइटेरिया, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अभी देखो ये रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं तो 8 लाख वाला प्रोविज़न रखने की बात कही है कमेटी ने। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा की, इसको भी रखने की बात की है, और बाकी जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया है उसको रिमूव करने की बात कही है। इसके आगे फिर सवाल ही आ जाता है कि कैसे ये क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन रेज हुआ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों कंडीशंस में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
वो इंडिविजुअल जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है सोशल बेसिस पे। तो बोले इन दोनों की देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंश्योर करने के लिए काम करना है, ठीक है, रिजर्वेशन दे करके। पर वही चीज़ है कि हमें ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर एक हमारे पास में बेस होना चाहिए कि क्या दोनों के लिए जो थ्रेशोल्ड लेवल है इनकम का वो 8 लाख सही है या फिर कोई चेंजेस इसमें आने चाहिए, इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा इसमें जो मुद्दा कंटेंशियस है वो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं कि 8 लाख रुपए की जो कट ऑफ है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए तो है इंक्लूड करने के लिए और ओबीसी के लिए है क्या एक्सक्लूड करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अच्छा, ये जो कमेटी के रिकमेंडेशन है इनके लिए मैं पहले बता चुका हूं, अभी तक ये रिकमेंडेशन ही है। अभी 6 तारीख है कल, है ना, 6 दिसंबर 2022। अब सुनवाई फिर से है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। अभी फिलहाल कमेटी के रिकमेंडेशंस को ही हमें देखना है, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में एक बार फिर से यही मुद्दा हम एक बार फिर से देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन है वो और जान लेंगे। तो ऐसे में ये हो गया। इसके आगे अगर देखें, ये बात हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि रेजिडेंशियल इश्यूज, रेजिडेंशियल फ्लैट या फिर जो प्लॉट है उसको लेकर के क्यों यहाँ पर कमेटी ने एक्सक्लूजन की बात की है कि भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को आप इंक्लूड मत करो। कारण कि एक बंदे का प्लॉट है वो गांव में भी तो हो सकता है, एक बंदे का प्लॉट है छोटे शहर में भी हो सकता है, एक बंदे का प्लॉट है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हो सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो 200 स्क्वायर यार्ड का कितना भाव हो गया आप भी समझ सकते हो, जबकि गाँव में उसके 1/100th पार्ट भी नहीं होगा, सही है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो रेजिडेंशियल वाला है इसको तो बोला हटा दो। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड है उसका अगर देखे क्राइटेरिया, उसमें अगर 5 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप उसको रखो एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक्सक्लूड करने के लिए, बाकी रेजिडेंशियल वाले को हटा दो। अब देखो बात ऐसी है, कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिया वो हमने देख ही लिया है। साथ में ये भी है कि कमेटी ने ये भी कहा है कि बोलो कोई प्रिजुडाइज तो है नहीं, क्योंकि 2019 से ये लगातार इंप्लीमेंट हो रहा है ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रोविज़न है। बोला अभी तक तो इतनी कोई लिटिगेशंस आई नहीं है, पर अगर हम अचानक से ये बीच में ही 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर कर देंगे तो जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं उनमें लिटिगेशंस आ जाएंगी और केस पे केस फंस जाएंगे। तो बोला एक बार हमें जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसके आगे बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है वो देखो मेजर जनरल रिटायर्ड एस.आर. सिन्हो की लीडरशिप में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसका नाम है द कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में, ठीक है। और उन्होंने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट दे दी और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे जनवरी 2019 में एक नोट तैयार किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा कि भाई अब जल्दी से जल्दी हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो मुद्दा क्या था, क्या आपको पता है कि उसी टाइम पे इलेक्शन होने वाले थे, जनरल इलेक्शंस 2019 के, तो इसलिए जल्दी में 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पारित करवाया और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और उस टाइम आपको पता है इलेक्शन का माहौल था, तो जल्दी जल्दी में 8 जनवरी को तो लोकसभा ने पारित कर दिया और अगले ही दिन राज्यसभा ने पारित कर दिया। और इसमें क्या प्रोविजन था, देखो बाकी प्रोविजंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एक प्रोविजन और था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, जो बंदा एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के अंडर में रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहा है, ठीक है ना, वो। बाकी तो ये हमने देख ही लिया। और अभी क्या हुआ है वो देखने वाली बात है कि नीट में जो एडमिशन का मुद्दा था उसको लेकर के ये पूरा है। अब थर्सडे मतलब 6 जनवरी, दिसंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, 6 जनवरी 2022 कल का जो हियरिंग है उसमें और पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है इन थेरानोस केस। इस केस का देखो, थेरानोस करके एक कंपनी है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में लॉन्च हुई और इस कंपनी में बहुत बड़ा गफला देखने को मिला। वो गफला क्या था कि ख्याली पुलाव बनाओ, बड़ा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो, खुद पैसे वाले बनने के लालच में लोगों को बर्बाद कर दो, ये है इन शॉर्ट। अब देखते हैं मुद्दा क्या है। देखो कैलिफोर्निया में एक ज्यूरी, दैट मीन जजेस के एक ग्रुप ने कन्विक्ट किया है फॉर्मर बिलीनियर। फॉर्मर क्यों, ये अब बिलीनियर नहीं रही है। लेडी का नाम है एलिजाबेथ होम्स। ये बेसिकली इनको कहा जाता है लेडी या वुमेन स्टीव जॉब्स बोला गया इनको, ठीक है। तो बेसिकली इनका स्टार्टअप है जिसका नाम है, यहाँ पर आप ऊपर देख ही चुके हो नाम का, ठीक है जी। तो ये थेरानोस करके कंपनी इन्होंने लॉन्च की और वो कुछ फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी के चलते इन्वेस्टर्स को धोखा मिला और उसकी वजह से अभी इनका कन्विक्शन हो रहा है। तो ये अपने आप में एक रेयर कन्विक्शन है जिसमें
हाई फ्लाइंग टेक एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बातों के पुलिंदे बना करके लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाना अपने टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में, जिससे कि पैसा इन्वेस्ट करा करके खुद पैसे वाले बन जाओ। ठीक है, और इस तरीके का सिस्टम जिसमें गो गेटिंग स्टार्टअप, दैट मीन्स आप आओ, केवल बस तैयार है, सब कुछ रेडी है। या फिर आप कह सकते हो इसमें जो मेथड है वो कौन सा है, फेक इट टिल यू मेक इट, दैट मीन्स जब तक आप बातें बनाते रहो, जब तक कि आपके पास में कोई सब्सटेंशियल मेथड या सब्सटेंशियल आउटकम नहीं आता। जी आप पढ़ो, जैसे मैं कह दूं गार्गी क्लासेस के कोर्स ज्वाइन करो, आप बिल्कुल करो ज्वाइन, इतने रुपए आपको एडवांस जमा कराने होंगे। हमारे पास में इतने गजब गजब के प्लान है कि बस पूछो मत। और प्लान आपने ज्वाइन किया और बातों ही बातों में ख्याली पुलाव में आपके पैसे लिए और रवाना। तो इस तरीके से फेक, अब मैं तब तक आपको पागल बनाता रहूंगा जब तक कि मैं कुछ कर नहीं लेता। तो ये चीजें क्या हो गई, एक तरीके से लोगों की आंखों में वैल्यू को इंक्रीज करना। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो दिमाग यही लगाते हैं कि भाई एनकरेजिंग कौन सा है, कहां पर बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है। तो होम्स की ये जो कंपनी थी इसमें लगा, बोले यार ये तो नया मेथड है, नई चीज है, मेथड पूरा बताऊंगा आगे क्या है, इसमें तो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। फिर बाद में पता पड़ा कि होम्स के खिलाफ में ये जो पूरी कन्विक्शन हुआ, इनको 3 मुद्दों पर गिल्टी पाया गया, जिसमें फिर इनको अल्टीमेटली अब जेल हुई है 20 साल की, और उसके बाद में फाइन भी है। तो देखो बात ऐसी है कि ये तो अपनी तरफ से अभी सेंटेंस तो इनका हुआ नहीं है, ठीक है, कोई इनको अरेस्ट वरेस्ट किया नहीं गया है। वैसे तो इनको फीमेल स्टीव जॉब्स बोला गया, ठीक है। इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है इस लेडी की, एलिजाबेथ एन होम्स। ये देखो वॉशिंगटन डीसी में जन्म लेती है, कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट में। वेल्दी फैमिली, जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से और एंटरप्रेन्योरियल मतलब बिजनेस लाइन से ऑलरेडी रिलेटेड थे। इनकी बुक 2018 में आती है, बैड ब्लड। उस बैड ब्लड जिसमें सीक्रेट्स एंड लाइज इन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप समथिंग, ये अपनी तरफ से बोलते हैं, पुलित्जर प्राइज भी मिलता है। फिर इसमें इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बातें कही, मतलब ये कॉलेज टाइम पे इस तरीके से देखा जाता था। ये देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी केमिकल इंजीनियरिंग से। फिर इनको एक बार तो बाहर भी निकाल दिया था कॉलेज से, फिर इनको फिर से मतलब इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, चलो ठीक है आप कंटिन्यू करो अपने कोर्स को। और इनको स्टीव जॉब्स के तौर पे, जैसे एप्पल लॉन्च हुआ था बोलो, इसी तरीके से फीमेल स्टीव जॉब्स भी बोला गया। क्यों? इनका विजन, इनका डायनामिज्म और इनका जो सोचने का तरीका था वो कुछ ऐसा था कि मानो बस पता नहीं क्या जादू करने वाली लड़की है ये। तो इस तरीके से भाई अट्रैक्ट हो गए लोग, कंपनी लॉन्च कर दी 2014 में, $9 बिलियन की वैल्यू हो गई, खुद बिलियनियर बन गए। और फिर उसके बाद में पता पड़ा कि 2014 से अगले ही साल 2015 में तो फोर्ब्स की टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में, जो सेल्फ मेड वुमेन, रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, जिन्होंने खुद से खुद को पैसे वाला बनाया है, उनकी लिस्ट में टॉप लिस्ट पे आ गई, आप ये टॉप रैंक पे आ गई। अब देखो बात ये है कि ये जो मैजिक ब्लड टेस्ट था, ये था इनका मेन जो यूएसपी था। अब वो क्या था, देखो इन्होंने क्या कहा कि छोटी सी हम ब्लड सैंपल लेंगे आपकी बॉडी से, और वो भी केवल आपकी फिंगर टिप। जैसे आपने कभी देखा हो किसी को डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं वो शुगर टेस्ट करने के लिए हल्की सी वो पिन चुबाते हैं अपनी उंगली में, थोड़ा सा ब्लड सैंपल निकाला और वो उसमें फ्रेम में डाल करके मशीन में डालते हैं, पता पड़ जाता है शुगर लेवल का। बोले एग्जैक्टली, बोला हम भी ऐसा ही कुछ तैयार करेंगे जिसमें ब्लड कलेक्ट किया जाएगा नैनोटेनर में। नैनोटेनर एक स्मॉल ट्यूब जिसमें छोटा सा ब्लड सैंपल लेंगे, और फिर उसके बाद में एक मशीन है जिसका नाम रखा इन्होंने एडिसन। बोला उस एडिशन मशीन में जैसे ही हम ब्लड सैंपल को एंटर करेंगे तो बोला वो पूरी डिटेल देगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या चल रहा है, क्या आपका फ्यूचर हो सकता है फिजिकली। और स्लोगन कैसे दिए कि कोई भी चुटकियों में नहीं मरेगा, इस तरीके के स्लोगन दिए गए, कोई भी चुटकियों में नहीं मरेगा, बस केवल एक छोटा सा पिंच करना और हल्का सा ब्लड ड्रॉप्स कलेक्ट की जाएगी, और उससे पता पड़ जाएगा कि आपके आने वाले टाइम पे आपको क्या बीमारियां हो सकती है। और वो बीमारियों से बचने के लिए क्या करेगी ये मशीन, आपको सजेशन, मतलब मशीन से पता पड़ जाएगा, और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। और उसके साथ में मेडिकल फैसिलिटी वाले अपने घर वाले थे ही इनके, है कि नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत हद तक अपनी तरफ अट्रैक्शन किया। बोले टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ करना अपने आप में काबिले तारीफ हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ऐसे करके इन्होंने इनोवेशन में रेवोल्यूशनाइज कर दिया मेडिकल सिस्टम को, ठीक है। बायोमेडिकल सिस्टम में बहुत काम करने शुरू कर दिए। तो इतना इन्वेस्टमेंट आया, लोगों ने दबा करके इन्वेस्ट किया इनके। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कौन कौन लीडर्स थे। इवन
जो बाइडेन जो आज के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे ना बराक ओबामा के टाइम पे, वो भी विजिट करने गए थे थर्नोस लैब में। ठीक है, इन्होंने कहा, बोला कि अमेजिंग, इंस्पिरेशन, शानदार काम कर रही है ये। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। अब जाके फिर जब पता पड़ा कि भाई हुआ क्या, तब ये क्लियर हुआ कि यहां पर जो मशीन यूज हुई, एडिशन, एडिशन बल्ब आपको पता ही है, एडिशन ने बनाया था, तो इसी वजह से मशीन का नाम भी एडिशन ही रखा इन्होंने, वो भी एक अट्रैक्टिव मैनर में कि हो बहुत बढ़िया काम कर रही है लेडी। ठीक है जी, यहां पर ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी थी, टेक्नोलॉजी पे डाउट होने लगे, तब जाकर के ये पता हुआ कि वाकई में ये तो गड़बड़ हो रही है, कि ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है और ट्रेडिशनल मेथड से ही टेस्टिंग की जा रही है ब्लड सैंपल्स की, कोई एडिशन मशीन जिसकी बात की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। तो ऐसे में फिर क्वेश्चंस और रेज हुए। फिर बाद में यूएसए में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फिर टेस्टिंग की तो पता पड़ा कि कुछ इनोवेटिव नहीं है यहाँ पर, और ये धोखा फिर बाद में निकल के आता है। तो ऐसे में होम्स तो है ही, इसके अलावा एक रमेश सनी बलवानी करके भी एक बंदा है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अब दोनों के खिलाफ में वहां पर कार्रवाइयां चल रही है। देखो, रमेश को तो अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है उसके अगेंस्ट में, बाकी होम्स के अगेंस्ट में तो आपको पता ही है 20 साल की सजा इनको दे दी गई है। तो बात क्या है, दिखावटी चीजों को देख करके कभी भी इन्वेस्ट मत करो। जो भी मार्केट में डिसरप्टर्स आते हैं उनको सोच समझ करके काम करना होगा, नहीं तो क्या होता है, केवल और केवल आप अपनी लालच, केवल माहौल बनाने के चक्कर में और जल्दबाजी में आप लोगों की जो मुश्किलों से कमाई हुई मनी है उसको आप मिसयूज करते हो। तो बोले इन चीज़ों पर इन्वेस्टर को भी सोचना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाले जो लोग हैं वो भी समझो। तो ये अपने आप में एक यूनिक केस निकल के आया है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये है पूरा मुद्दा। ठीक है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से निकल के आया है हमारे लिए स्पेशली। ठीक है, ऐसे ही मुद्दे होते हैं, देखो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके लोगों को पागल बनाने के, कि भाई इन्वेस्टमेंट करो तो आप ये बोलो कि मेरी कंपनी अभी क्या कर रही है, ये मत बोलो कि हमारी कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, और फ्यूचर में भविष्य के गर्भ में क्या है किसको पता है, कुछ नहीं पता है। राइट, आगे चलते हैं। फिर देखो, फ्रंट पेज पे इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, जिसमें हमने देखो गिटहब वाला कल कॉन्सेप्ट पूरा देख ही लिया था। उसमें एक लड़की को अभी डिटेक्ट किया गया है जिसने वो मुस्लिम फीमेल्स की जो पिक्चर्स हैं उनको मॉडिफाई करके और उनकी ऑक्शन तक करवा दी थी, और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दोनों को अभी ट्रेस किया गया है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो अरेस्ट भी कर लिया है। लड़की अभी अंडर ट्रैक है, वो कब पकड़ी जाती है वो देखने वाली बात है। तो सवाल ये है कि वहां से तो बस इतना ही था, बाकी मेन जो मुद्दा था वो कल हमने एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल में देख लिया था। फिलहाल जो न्यूज़ है पेज नंबर 3 से, उसमें है कि देवास एंट्रिक्स डील को चलते अभी क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एसेट्स हैं, कहां पर लोकेटेड, बाहर, आउट ऑफ इंडिया, उनको सीज करने के लिए एक अप्रूवल दिया गया है कनाडा के कोर्ट के द्वारा। तो उस चीज को अब लीगली एक तरीके से चैलेंज करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुद्दा क्या है, देखो देखो 2000, नीचे आते हैं एक बार, रुको, 2000s में एक डील हुई थी देवास और एंट्रिक्स। एंट्रिक्स क्या है, जो इसरो है ना हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक कॉरपोरेट ब्रांच एंट्रिक्स, उसके बीच में, और देवास इंटरनेशनल, इन दोनों के बीच में एक डील हुई जिसमें यह था कि कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसरो अपनी तरफ से सपोर्ट करेगा, देवास अपनी तरफ से सपोर्ट करेगा, दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में करेंगे। पर ये डील जो है वो कैंसिल हो जाती है। पर पता पड़ता है कि इस डील के साइन होने के टाइम पर बहुत इन्वेस्टमेंट आता है इन दोनों कंपनियों के जॉइंट वेंचर में, और उस इन्वेस्टमेंट के चलते, अब इन्वेस्टमेंट तो लोगों ने इसीलिए किया ना कि भाई चलो दोनों की डील अच्छी होगी, सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, हमारा भी पैसा लगेगा, कुछ पैसे हम भी पैसे से पैसा बनाएंगे, तो फिर वो कैंसिलेशन हो जाता है। अब वो कैंसिल जैसे ही होता है तो उसके बाद में पता पड़ता है कि देवास की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आया, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए लगभग $111 मिलियन का, और वो कॉम्पनसेशन अभी तक भी नहीं दिया गया। तो देवास के जो इन्वेस्टर्स थे, कौन कौन से, देखो 3 इन्वेस्टर्स मेजरली, एक तो सीसी देवास मॉरिशस, एक है टेलीकॉम देवास मॉरिशस, और देवास एम्प्लॉइज मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों ने मिलकर के एक मॉन्ट्रियल स्टेट है कनाडा में, ठीक है, वहां की कैपिटल है क्यूबेक, वहां जाकर के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और एक लिटिगेशन लगा दी कि बोला इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सीज करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे में आप देखो कि ये मुद्दा पेचीदगियों में फंस गया। अब अगर वो एसेट्स सीज कर लिए जाते हैं कनाडा में जो लोकेटेड है, जिनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी एसेट्स हैं, उनको अगर सीज कर लिया जाए तो आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी बेइज्जती होगी, अपने आप में है कि नहीं। इसके लिए आप देख सकते हो यहां पर कि ये जो 111 मिलियन डॉलर्स का जो पेमेंट करना था कॉम्पनसेशन के तौर पे, ये भी एक वर्डिक्ट के बेसिस पे ही है। और ये वर्डिक्ट कब आया था? 2005 में ही आ गया था। यूएन की जो यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, तो उसने कहा था कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है वो 111 मिलियन डॉलर्स है वो पे करेगा कॉम्पनसेशन के तौर पे। किसको? इन डेवास के जो अलग अलग एंटिटीज हैं इनको। तो इस मुद्दे को लेकर के ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। तो देखो क्यूबेक कोर्ट कनाडा में उन्होंने बोल दिया, बोला कि हाँ आप जाओ सीज करो। तो देखो होता क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टीज किसके अंडर में? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंडर में। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो अगर अपने अंडर में रहने वाली प्रॉपर्टी को अगर ऐसे ही सीज होने देगा, जो कि वैसे तो इंडियन प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके से ये अपने आप में इंडियन गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट की बात है कि नहीं। तो देखने वाली बात है आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल तो ये है स्टेटस। अब देखो इस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम लीगल रिकोर्स करेंगे क्यूबेक कोर्ट में। ये जो कनाडा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कुछ भी वर्डिक्ट दिया ना, इसके खिलाफ में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए टास्क आ गया, एक तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इससे रिलेटेड आपको दोनों को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है मेन मुद्दा, बाकी तो टाइम बताएगा। प्रोमिसेस होती है, ये तो रहता ही है, देखो लिटिगेशंस का तो इशू रहता ही है। अभी रिसेंट आपको पता है केएन एनर्जी का भी मुद्दा हाईलाइट हुआ था, वोडाफोन वाला भी कितना हाईलाइट हुआ था, ठीक है। फिर जाके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को तो विड्रॉ किया ही था रिसेंटली गवर्नमेंट ने कि भाई कानून आज बन रहा है, टैक्स आप 2020-2019 से लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। उससे क्या होता है फिर बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्टिव फील नहीं करते हैं। और हम तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्री है, इन्वेस्टर्स ही अगर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम ग्रो कैसे करेंगे। तो इस केस में जो भी वाजिब चीज़ है हम भी नुकसान में ना जाए और सामने वाली पार्टी है वो भी नुकसान में ना जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो था वो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अभी फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक तो देखो जो हीरो कंपनी है उसमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करना और एक होते हैं जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड डीजल और ये होते हैं पेट्रोल, इन पे बेस्ड डीजल क्यों पेट्रोल बेस्ड जो मोटर बाइक है इनको प्रोड्यूस करने का। तो इसमें देखो एक फैमिली है मुंजाल फैमिली। अब उस मुंजाल फैमिली के दो धड़े बन गए। तो ऐसे में जो अभी डिस्प्यूट है वो मुंजाल वर्सेस मुंजाल है। तो ऐसे में 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें क्या कहा गया था कि मुंजाल फैमिली में फादर का नाम विजय मुंजाल और बेटे का नाम नवीन मुंजाल। तो विजय और नवीन दोनों मिलकर के हीरो इलेक्ट्रिक के ऑनर रहेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हीरो ब्रांड नेम के अंडर में प्रोड्यूस कर सकेंगे। क्लियर। और दूसरा जो मुंजाल है वो करेगा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी होंगे, पेट्रोल बेस्ड जो कंपनी है जिसका नाम है हीरो मोटोकॉप, ठीक है, वो बोला अपनी तरफ से जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाएगा। हो गया ये वर्डिक्ट। अब मुद्दा कहां फंस रहा है कि जो दूसरा मुंजाल है, कौन सा, जो मोटोकॉप का ऑनर है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में जो बाप बेटा विजय और नवीन है वो मिलकर के ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हीरो के सिंबल के अंडर में। और दूसरी तरफ दूसरा मुंजाल है वो भी अब हीरो के सिंबल में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो भाई कौन सा हीरो कौन सा है? तो डिस्प्यूट हुआ कि नहीं? यहां पे ये डिस्प्यूट है। बाकी तो देखो पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ना। दूसरा है यहां पर कि इरडाई ने अपनी तरफ से श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है इसको सिंपल से तरीके से समझो। मान लो कि एक एंटिटी है, मान लो कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NAHI, ठीक है, एक सेकंड, हाँ NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मान लो इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई आपको इतना स्ट्रेच है वो रोड का बनाना है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा,
अब यहाँ पर NHAI और इस कॉन्ट्रैक्टर ए के बीच में, या सी लिख देता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्टर सी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई इतने टाइम के अंदर हम इतना काम कर देंगे और इसके लिए आप हमें पेमेंट दे दो। तो इस तरीके से काम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया। अब इसमें क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो काम होना है, अब मान लो किसी भी एक पार्टी की वजह से, अब दो प्रिंसिपल पार्टीज हैं, एक तो NHAI भी हो गया और एक ये कॉन्ट्रैक्टर भी हो गया। तो इस केस में दोनों जो प्रिंसिपल पार्टीज हैं, इनमें से अगर एक भी विड्रॉ कर जाती है या फिर एक की वजह से भी वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, तो दूसरे को नुकसान हुआ कि नहीं। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्टर भी फेल हो सकता है तो नुकसान NHAI को उठाना पड़ेगा, NHAI भी फेल हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इनमें से अगर कोई सी भी एक प्रिंसिपल पार्टी फेल होती है तो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देने के लिए ये श्योरिटी बॉन्ड्स इशू करवाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके की एक गारंटी है, और इस गारंटी को प्रोवाइड कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनीज। तो कहने का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो डील हो रहा है उसके लिए इंश्योरेंस के प्रोविजन की बात की जा रही है, और उसी को श्योरिटी बॉन्ड। अब श्योरिटी क्यों, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो डील हुई है वो डील अगर किसी एक की वजह से फेल होती है तो दूसरे को उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। और कंपनसेशन कहां से निकाला जाएगा, ये जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं इनके बेसिस पे। और ये श्योरिटी बॉन्ड्स कौन रिलीज करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बैंक गारंटी होती है ना, उस बैंक गारंटी को रिप्लेस करते हुए ये अपने आप में श्योरिटी बॉन्ड्स काम करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से काम हो। इससे क्या होगा कि ना तो पार्टी ए ना पार्टी बी, दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगी, कोशिश ये रहेगी कि काम किया जाए। नहीं तो क्या होगा, पार्टी ए अगर डिफॉल्ट करती है तो पार्टी बी को तो कॉम्पनसेशन मिल गया, पर फिर बाद में आने वाले टाइम पे पार्टी ए है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों पे ऑब्लिगेशन हुआ कि नहीं, कि जितना कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके हिसाब से काम किया जाए। तो श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके बिहाफ पर, कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर। किसको, जो एंटिटी है उसको, क्योंकि इसमें मेन काम जो है, काम कौन करवाना चाह रहा है, नेशनल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो हाईवे बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की थी, तो उस एंटिटी को ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये श्योरिटी बॉन्ड देगा कि हाँ जी हाँ मैं काम करके दूंगा, आप चिंता मत करो। अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, अगर प्रिंसिपल, कोई भी एक प्रिंसिपल ब्रेक करता है बॉन्ड की टर्म्स को, तो भाई जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है ना, वो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए उस बॉन्ड को क्लेम करेगा। ये है श्योरिटी बॉन्ड्स, इसी चीज को बताया हुआ है सारा, पूरी डिटेल ऐसी की ऐसी है। इसमें देखो बॉन्ड रिलीज करने के अलग अलग मेथड्स होंगे, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में क्या क्या होंगे, क्या क्या होते हैं, एक तो बिड बॉन्ड होता है, ऑक्शन जब लगता है ना उस टाइम पर, आपको पता है ना, बिडिंग के टाइम पे जो मनी ऑर्डर है या फिर कोई भी जो डीडी होता है या चेक होता है वो पहले सबमिट कराना होता है कि हाँ भाई, जो आप देखते हो ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलते हैं, निविदाएं जो निकलती हैं, उसमें क्या बोला जाता है कि जी ये स्कूल के अंदर इतना इतना डेवलपमेंट करवाना है हमें, और ये इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी। अब हम जो है बिडिंग है वो ऑर्डर बिडिंग ओपन कर रखी है, आप आ जाओ। तो उसमें आपको इतने रुपए का मिनिमम चेक देना होगा सिक्योरिटी मनी के तौर पे, और जिन लोगों को भी एक बिडर को फाइनल वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा तो बचे हुए जितने बिडर्स हैं उनको उनका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा समथिंग निविदाएं निकलती रहती हैं, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकलते रहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो उसी तरीके से बिड बॉन्ड होते हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड होते हैं, एडवांस पेमेंट बॉन्ड्स होते हैं, रिटेंशन मनी बॉन्ड्स होते हैं। बोला इन बॉन्ड्स की बेसिस पे देखा जाए तो एक और बॉन्ड अपने आप में ऐड हो गया जिसका हम बोल रहे हैं श्योरिटी बॉन्ड। इससे क्या होगा, श्योर मैनर में काम हो पाएगा कि सरकार अगर काम करना चाहे और किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डील कर रही है तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी गारंटी दे रहा है कि हाँ जी श्योरली हम इस काम को कर लेंगे। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी ए जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, पार्टी बी जो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों के बीच में डील हो गई पर डील फाइनलाइज होने में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है कई बार। तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्टर बी है, इसके पास में कितना ज़्यादा इंश्योरेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है इंश्योरेंस कंपनीज का, वो इस चीज़ से पता पड़ जाएगी। तो परफॉर्मर जो होगा वो अपने आप ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। तो ये है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ये है श्योरिटी बॉन्ड कैसे काम करेगा, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया। इसके आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे एक और न्यूज़ है। SBI, ICICI और HDFC तीनों बैंकों को
फिर से टू बिग टू फॉल वाली लिस्ट में मैनेज कर रखा है। देखो आरबीआई के द्वारा जो अभी लिस्ट रिलीज की जाती है उन बैंकों की कि भाई कौन से बैंक इतने स्ट्रांग है कि उनको, पहली चीज तो उनका साइज इतना बड़ा है कि वो फेल नहीं होंगे कहीं पर भी, और अगर फेल होने वाले होते हैं तो सरकार को उन बैंकों को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बैंक फेल होता है तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। जैसे कि 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो बैंक था वहाँ पे यूएसए में, वो बर्बाद हुआ था। तो सब प्राइम क्राइसिस आए थे ज़बरदस्त तरीके से, तो वो एक बैंक बर्बाद हुआ था। अभी तक भी यूएसए की इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्राइसिस में फंसी पड़ी है। तो ऐसे में टू बिग टू फॉल, इस बात से ही आपको पता पड़ रहा है कि इतना बड़ा कि फेल होने के चांसेस ही नहीं है, पर फिर भी अगर डर हो कि फेल हो सकता है तो सरकार उसको बचाएगी। तो ऐसे बैंक कितने हैं इंडिया में? 3, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। इनको एक, इनकी जो कैटेगरी है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है। वैसे तो 2015 में तो देखो एसबीआई को कैटेगराइज कर लिया गया था, ठीक है, और फिर बाद में 2016 में आईसीआईसीआई को कैटेगराइज कर लिया था, और 2019 और इसमें देख सकते हो अभी टोटल 3 बैंक्स हैं। 2020 में भी ये तीनों बैंक्स थे, अभी भी ये तीनों बैंक्स मेंटेन रख रखा है इन्होंने अपना स्टेटस। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छी तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है इन बैंकों का पूरे देश में कि कहीं पर भी कोई ऊंच नीच हो तो उनको मैनेज करने के लिए इनको बफर में अपने पास में कैपिटल पैसा रखने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक तो एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 CET1 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या कर दी कि बढ़ाई थी, मतलब एडिशनल कर दी ना, पहले थी वो तो थी, एडिशनल और कर दी। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कि भाई कैसे भी करके इतना स्टॉक में पैसा रखो कि कहीं पे कोई शॉक आए, कोई बर्बादी का कोई सिंबल भी आए तो बच सके। ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा, थोड़ा सा हमने समझा, ध्यान रखें। टू बिग टू फॉल आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है और इसमें 3 बैंक्स हैं, और इन बैंकों को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, कि भाई हमारे इंडियन मार्केट में ये तीनों बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों बैंक अगर में से कोई भी एक बर्बाद होने वाला हो तो सरकार उनको बचाएगी। ठीक है जी, ये है मुद्दा। आगे चलते हैं। फिर आ जाओ वर्ल्ड पेज पे, ओमिक्रॉन इन्हीं से रिलेटेड है, एलिजाबेथ वाला, एलिजाबेथ होम्स का हमने मुद्दा पूरा देख ही लिया, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। फिर आ जाओ यहाँ पर हरप्रीत चंदी, ये लेडी आपके सामने, ये ब्रिटिश आर्मी में है। ठीक है, सिख आर्मी ऑफिसर है ब्रिटिश आर्मी में। ये इंडियन ओरिजिन की पहली वुमेन है जिन्होंने अकेले साउथ पोल तक अपनी यात्रा कंप्लीट की। साउथ पोल का मतलब हो गया अंटार्कटिका तक गई है अकेली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरप्रीत चंदी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है क्या नहीं। देखो टेम्परेचर आपको पता ही है, वहाँ पर तो ठंड बर्फ़ पड़ी रहती है अंटार्कटिका में, -50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर। इन्होंने 40 दिन की ट्रैवल की अपनी। ठीक है, 700 माइल्स का, लगभग 1127 किलोमीटर की ट्रैवल रही इनकी। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने अपनी तरफ से बताया। फिर देखो इधर मोसाद, ये देखो इजराइल की एस्पियोनेज एजेंसी, दैट मीन्स इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने जर्मन और स्विस फॉर्म्स को ये कहा है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट रहो, सोच समझ करके। बस यही है। मोसाद क्या है थोड़ा सा ये समझ लो। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इश्यूज तो हैं ही। ठीक है, इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो देखो हमने देख लिया, फिर भी कोई बच रही हो तो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।